द डिबेट में आपका स्वागत है। आज की हमारी जो चर्चा है वो भारत और ईरान के बीच मौजूद उस रणनीतिक और व्यावहारिक साझेदारी के इर्द गिर्द घूमेगी जिस पर हाल ही में काफी विस्तृत विश्लेषण सामने आया है। हमारा मुख्य प्रश्न आज ये है कि क्या भारत ईरान संबंध मुख्य रूप से एक सफल कूटनीतिक और आर्थिक साझेदारी है या फिर ये एक ऐसा विरोधाभासी रिश्ता है जिसमें ईरान अक्सर भारत के मूल हितों के खिलाफ काम करता है। बिल्कुल। और इस चर्चा में मेरी स्थिति बहुत स्पष्ट है। मैं ये मानती हूँ कि ईरान की नीतियाँ, उसकी इस्लामिक एकजुटता की राजनीति और विशेष रूप से चीन के प्रति उसका जो हालिया झुकाव है, वो भारत की संप्रभुता और दीर्घकालिक रणनीतिक हितों के लिए एक निरंतर खतरा है। ये असहयोग का रिश्ता ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ मैं इस बात का पक्ष रखूंगा कि ये साझेदारी कूटनीतिक यथार्थवाद यानी प्रैग्मेटिज्म की एक बहुत बड़ी जीत है। तमाम भू राजनीतिक बाधाओं के बावजूद भारत ने ईरान के साथ मिलकर अपने ऊर्जा और रणनीतिक हितों को सफलतापूर्वक सुरक्षित किया है। ठीक है, तो फिर अपने इस यथार्थवाद के तर्क को थोड़ा समझाइए, क्योंकि मुझे तो ये सतह पर ही सफल दिखता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी रिश्ता पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। शुरुआत हम रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के विचार से करते हैं। जरा इस कूटनीतिक संतुलन को देखिए। भारत एक ही समय में अमेरिका और इजराइल के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा है, जो कि ईरान के सबसे बड़े दुश्मन है, और दूसरी तरफ ईरान के साथ अपने आर्थिक हित भी साध रहा है। हाल ही में 2024 में हमने चाबहार बंदरगाह के लिए 10 साल का दीर्घकालिक समझौता किया, और जब अमेरिका ने ईरान पर भारी प्रतिबंध लगाए थे तब आपको याद होगा भारत ने रुपए रियाल व्यापार तंत्र का सफलतापूर्वक उपयोग किया। हमने तेल डॉलर में नहीं खरीदा, इससे हमें सस्ता तेल भी मिला और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी बचा। ये एक बहुत ही व्यावहारिक और मैं कहूंगा सफल कूटनीति है। विदेशी मुद्रा बचाने वाली बात तकनीकी रूप से सही है। मैं मानती हूँ कि उस समय ये एक स्मार्ट कदम था। लेकिन जब हम रणनीतिक साझेदारी जैसे भारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका दायरा सिर्फ एक दो व्यापारिक समझौतों तक सीमित नहीं होता। उसमें एक बुनियादी भरोसा होना चाहिए, और यही मेरा नजरिया आपसे अलग है। ईरान भारत का ऑल वेदर फ्रेंड कभी नहीं रहा है। आप रुपया रियाल तंत्र की सफलता गिनवा रहे हैं, लेकिन क्या हम उन महत्वपूर्ण आर्थिक परियोजनाओं को भूल सकते हैं जहां से ईरान ने भारत को बिना किसी ठोस कारण के बाहर का रास्ता दिखा दिया? आपकी ये व्यवहारिकता तब अचानक गायब हो जाती है जब भारत के मूल आर्थिक हितों को चोट पहुंचाई जाती है। आप किन परियोजनाओं से बाहर किए जाने का जिक्र कर रही हैं? क्योंकि हर व्यापारिक असहमति को हम सीधे रणनीतिक विफलता तो नहीं मान सकते ना। तो चलिए 2008 की बात करते हैं। ONGC विदेश लिमिटेड यानी OVL ने ईरान में फरजाद बी गैस फील्ड की खोज की थी। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं थी। भारत ने अपना पैसा लगाया, तकनीक लगाई, वर्षों का समय दिया, लेकिन जब गैस निकालने और मुनाफा कमाने की बारी आई तो ईरान ने क्या किया? उन्होंने हमारी निवेश शर्तों को नज़रअंदाज किया और 2020 के आसपास हमें दरकिनार करके अपनी ही एक घरेलू कंपनी पेट्रोपार्स को ठेका दे दिया। देखिए, ऊर्जा परियोजनाओं में ऐसी चीजें नहीं, ये सिर्फ एक व्यावसायिक विफलता नहीं थी। ये हमारे निवेश और हमारे भरोसे के साथ सीधा धोखा था। जब कोई देश आपके करोड़ों डॉलर के शुरुआती जोखिम का सम्मान नहीं करता तो आप उसे रणनीतिक साझेदार कैसे कह सकते हैं? मैं स्वीकार करता हूं कि फरजाद बी का मुद्दा भारत के लिए निराशाजनक था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऊर्जा परियोजनाओं में देरी या वाणिज्यिक असहमति कोई नई बात नहीं है, खासकर तब जब उस मेजबान देश पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का दबाव हो। हमें इस एक गैस फील्ड के मुद्दे को उस बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के बड़े परिदृश्य पर हावी नहीं होने देना चाहिए। कनेक्टिविटी के मोर्चे पर जो बढ़त ईरान ने हमें दी है वो ऐतिहासिक है। आप चाबहार की बात कर रहे हैं फिर से? हाँ, चाबहार और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INST की। देखिए, पाकिस्तान ने हमें कभी भी अफगानिस्तान या मध्य एशिया तक पहुंचने का सीधा रास्ता नहीं दिया। चाबहार के जरिए हमने सफलतापूर्वक पाकिस्तान को बाईपास किया है और INST के तहत मुंबई से लेकर ईरान के बंदर अब्बास और चाबहार पोर्ट के रास्ते रूस और यूरोप तक माल ढुलाई हो रही है। इससे समय में 40% और लागत में 30% तक की कमी आई है। पहले हम स्वेज नहर के लंबे रास्ते पर निर्भर थे, अब हमारे पास एक तेज विकल्प है। क्या एक पूरे महाद्वीप तक अपनी पहुंच बनाना एक बड़ी रणनीतिक जीत नहीं है?
कागजों पर ये 40% समय की बचत और स्वेज नहर का विकल्प बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत इन बड़े दावों से काफी अलग है। ईरान के विश्वसनीयता पर जो गंभीर सवाल हैं, उन्हें सिर्फ नक्शे देखकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। आपने चाबहार का जिक्र किया, लेकिन उस बंदरगाह को अफगानिस्तान की सीमा से जोड़ने वाले चाबहार जाहिदान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का क्या हुआ? वो प्रोजेक्ट तो अभी बन रहा है और इरकॉन को इस रेलवे प्रोजेक्ट से बेदखल कर दिया। उन्होंने कहा कि वे इसे खुद पूरा करेंगे, और बहाना क्या दिया कि भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से फंडिंग में देरी कर रहा है। जरा सोचिए, चाबहार का असली फायदा तभी है जब माल ट्रेनों के जरिए मध्य एशिया तक तेजी से पहुंचे। जब ईरान इतने महत्वपूर्ण लिंक से अपने साझेदार को रातों रात बाहर कर सकता है, तो हम उन पर INSTC जैसी विशाल रणनीतिक परियोजनाओं के लिए कैसे भरोसा कर सकते हैं? हाँ, जाहिदान रेलवे लाइन से इरकॉन का बाहर होना यकीनन एक कूटनीतिक झटका था। मैं इसे इत्तेफाक रखता हूं। और ये सच है कि भारत अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर सतर्क था, लेकिन मैं इसे कूटनीतिक विश्वासघात के बजाय प्रतिबंधों की जटिलता के रूप में देखता हूं। और अगर हम भरोसे की बात कर रहे हैं, तो हमें दोनों देशों के बीच की ऐतिहासिक सुरक्षा साझेदारी को नहीं भूलना चाहिए। किस सुरक्षा साझेदारी की ओर इशारा कर रहे हैं आप? 1990 के दशक की 1996 में जब पाकिस्तान समर्थित तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा था। उस संकट के समय भारत और ईरान ने मिलकर काम किया। दोनों ने अहमद शाह मसूद के नॉर्दर्न अलायंस को धन और हथियारों से मदद की। भारत ने चिकित्सा सुविधा दी, ईरान ने बेस मुहैया कराए। जब क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद की बात आती है, तो ईरान और भारत के हित गहराई से जुड़े हुए हैं। देखिए, 90 के दशक में नॉर्दर्न अलायंस का वो समर्थन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण था, मैं उसे नकार नहीं रही। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हम आज 90 के दशक में नहीं जी रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतिहास के पन्नों पर नहीं, वर्तमान की ज़मीनी हकीकत पर चलते हैं। और हाल के वर्षों की हकीकत ये है कि ईरान ने बार बार भारत की संप्रभुता और हमारे आंतरिक मामलों का असम्मान किया है। आप हालिया बयानों की बात कर रही हैं, मुझे लगता है। मैं बयानों से कहीं आगे की बात कर रही हूँ। चलिए, फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों का उदाहरण लेते हैं। वो पूरी तरह से भारत का एक घरेलू कानून व्यवस्था का मसला था, लेकिन तत्कालीन ईरानी विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ और सर्वोच्च नेता खामेनेई ने इसे सार्वजनिक रूप से मुसलमानों का नरसंहार करार दे दिया। उन्होंने भारत सरकार को चेतावनी दे डाली। स्थिति इतनी गंभीर थी कि भारत को ईरानी राजदूत को तलब करना पड़ा। यह सही है कि उन बयानों पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। और आपत्ति जताना जरूरी था, क्योंकि ये कोई इकलौती घटना नहीं है। अगस्त 2019 में जब भारत ने अनुच्छेद 370 हटाया, जो कि हमारा 100% संप्रभु फैसला था, तब भी ईरान ने आलोचना की। OIC में जहां पाकिस्तान हमेशा भारत को घेरता है, वहां ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया। अयातुल्ला खामेनेई ने कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन और यमन से की है। क्या इसे आप एक व्यावहारिक साझेदारी कहेंगे, जहां आपका साझेदार आपके सबसे संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आपके दुश्मनों का नैरेटिव सेट कर रहा हो? देखिए, आपके द्वारा उठाए गए ये बिंदु वास्तव में संवेदनशील हैं। मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूं कि ईरान के नेतृत्व की टिप्पणियां अनुचित थीं और उन्होंने कूटनीतिक मर्यादाओं को लांघा है। लेकिन यही कूटनीतिक यथार्थवाद की असली परीक्षा होती है। हमें देशों की घरेलू राजनीति, उनके वैचारिक बयानों और जमीनी भू-राजनीतिक हकीकत के बीच फर्क करना सीखना होगा। संप्रभुता पर हमले को सिर्फ वैचारिक बयान कहकर टाला जा सकता है क्या? मैं टाल नहीं रहा हूं। ईरान खुद को वैश्विक स्तर पर शिया मुसलमानों का पैरोकार दिखाना चाहता है। उनके बयान उनकी अपनी घरेलू राजनीति के लिए थे। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने कड़ा रुख अपनाया, राजदूत को तलब किया। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने अपनी नाराजगी के चलते चाबहार जैसी अहम परियोजनाओं को रोकने नहीं दिया। विदेश नीति अक्सर ऐसे ही विरोधाभासों के बीच काम करती है। हम उनके हर स्टैंड का समर्थन नहीं करते, लेकिन अपने दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित और यूरेशिया तक पहुंच के लिए उनसे व्यापार बनाए रखते हैं। यही रणनीतिक स्वायत्तता की परिपक्वता है। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय हित और ज़मीनी हकीकत की ही बात कर रहे हैं, तो चलिए उस सबसे बड़ी ज़मीनी हकीकत पर आते हैं जो भारत के लिए सीधा रणनीतिक खतरा है, और वो है चीन के साथ ईरान की बढ़ती साझेदारी।
बयानों को हम एक पल के लिए भूल भी जाएं, लेकिन ईरान ने चीन के साथ जो $400 अरब का 25 वर्षीय रणनीतिक समझौता किया है, उसे नज़रअंदाज करना भारत के लिए विनाशकारी हो सकता है। लेकिन वो समझौता मुख्य रूप से तेल और बुनियादी ढांचे के लिए है, सैन्य नहीं। वह सिर्फ व्यापारिक समझौता नहीं है। चीन भारत का मुख्य प्रतिद्वंद्वी है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक। इस समझौते के तहत चीन ईरान के बैंकिंग, टेलीकॉम और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा और खुफिया तंत्र में निवेश कर रहा है। इसके बदले उन्हें भारी छूट पर तेल मिलेगा। अब इसका भारत पर असर सोचिए। जो चाबाहार पोर्ट हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, उसके ठीक पास चीनी नौसेना और खुफिया एजेंसियों को एक वैध मंच मिल रहा है। जब चीन का डेप्थ ट्रैप ईरान के फैसलों को नियंत्रित करने लगेगा, तो भारत की समुद्री सुरक्षा की रक्षा कैसे होगी? यह एक स्पष्ट खतरा है। मैं आपकी इस चिंता को समझता हूं। $400 अरब का वो समझौता अलार्मिंग लगता है, लेकिन हमें इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलता के चश्मे से देखना होगा। पश्चिमी देशों ने ईरान पर इतने भारी प्रतिबंध लगा दिए हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। ऐसे में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चीन के साथ डील करना ईरान की आर्थिक मजबूरी है। ये भारत के खिलाफ कोई साजिश नहीं है, बल्कि एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। मजबूरी का तर्क हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को कम नहीं करता। खतरा है, बिल्कुल है, लेकिन भारत की कूटनीति उस खतरे का मजबूती से सामना कर रही है। चीन के इतने विशाल आर्थिक प्रभाव के बावजूद भारत ने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़कर काम किया है। 2024 में हमने चाबहार के संचालन के लिए एक दशक लंबा करार हासिल किया। जहां चीन $400 अरब फेंक रहा है, वहां भी भारत अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर पा रहा है। चीन की मौजूदगी के बीच अपनी रणनीतिक पकड़ बनाए रखना हमारी विदेश नीति की बड़ी जीत है। ईरान भी पूरी तरह से चीन की झोली में नहीं जाना चाहता। वो भारत को एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में देखता है। मुझे लगता है हम कूटनीतिक मजबूरी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच के अहम अंतर को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ईरान भले ही प्रतिबंधों के कारण चीन के करीब जा रहा हो, लेकिन उसका सीधा परिणाम यह है कि भारत के समुद्री पड़ोस में चीनी सेना की मौजूदगी को एक स्थायी दरवाज़ा मिल गया है। आप चाबहार के 10 वर्षीय करार को जीत बता रहे हैं, लेकिन जब ईरान जाहेदान रेलवे से हमें रातों रात बाहर कर सकता है, फरजाद बी में हमारा निवेश शून्य कर सकता है, तो क्या गारंटी है कि कल को चीन के दबाव में आकर वो चाबहार में हमारे संचालन में बाधाएं पैदा नहीं करेगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गारंटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जोखिम हर साझेदारी का हिस्सा है। लेकिन जोखिम की एक सीमा होती है। जो देश आपकी संप्रभुता का सम्मान नहीं करता, जो अनुच्छेद 370 पर आपके दुश्मनों के सुर में सुर मिलाता है और जो आपके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को अरबों डॉलर के निवेश के लिए अपने दरवाजे खोल देता है, उस पर व्यावहारिक साझेदारी के नाम पर इतना बड़ा दाम लगाना बहुत बड़ा जोखिम है। ये साझेदारी हमें फायदे कम दे रही है और हमारी सुरक्षा चिंताएं ज्यादा बढ़ा रही है। लेकिन अगर हम ईरान से पीछे हट जाएं तो क्या होगा? हम खुद ही उस पूरे रणनीतिक क्षेत्र को एक थाली में सजाकर चीन और पाकिस्तान को सौंप देंगे। ईरान के साथ ये जटिल रिश्ता हमें उस भू राजनीतिक मेज पर बनाए रखता है। INST के माध्यम से रूस और यूरेशिया तक पहुंचने का जो 40% समय बचता है, उसका कोई दूसरा भौगोलिक विकल्प भारत के पास नहीं है। इसलिए भले ही ये साझेदारी विरोधाभासों से भरी हो, ये भारत के दीर्घकालिक विकास के लिए अपरिहार्य है। अपरिहार्य कहना शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मैं इनकार नहीं करती कि मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए ईरान एक भौगोलिक आवश्यकता है, लेकिन हमें यथार्थवादी रहना चाहिए। ये साझेदारी तब तक ही काम करती है जब तक हम उनके लिए एक आर्थिक जीवन रेखा हैं। जैसे ही उन्हें चीन जैसा विकल्प मिलता है, वे भारत के हितों को किनारे करने में देर नहीं लगाते। ये साझेदारी अपने फायदों से कहीं ज्यादा अपनी सीमाओं से बंधी हुई है। हमारी इस चर्चा के बाद मुझे लगता है कि हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां इस रिश्ते की जटिलता पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। मैं अपने इस निष्कर्ष पर कायम हूं कि ईरान कोई सदाबहार दोस्त नहीं है जो आंख बंद करके हमारा साथ देगा, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा और पाकिस्तान को बाईपास करते हुए मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए ये एक बेहद सफल और व्यावहारिक साझेदारी रही है। गहरे मतभेदों के बावजूद अपने राष्ट्रीय हित के काम निकालना ही कूटनीतिक स्वायत्तता है।
और मैं अपने निष्कर्ष पर जोर दूंगी कि इस साझेदारी की सीमाएं इसके फायदों पर भारी पड़ सकती हैं। कश्मीर पर ईरान का विरोधी रुख, दिल्ली दंगों में उनका दखल, चीन के साथ उनकी भारी रणनीतिक डील और फरजाद भी एवं जाहेदान रेलवे से भारत को बाहर किया जाना, ये स्पष्ट संकेत हैं कि ईरान एक अविश्वसनीय भागीदार है। हम सिर्फ एक चाबहार बंदरगाह के भरोसे सुरक्षा खतरों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। खैर, ये स्पष्ट है कि हम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि इस रिश्ते को किसी एक आदर्श पैमाने पर नहीं मापा जा सकता। ये अपनी अपनी राष्ट्रीय सुविधा और भारी भू राजनीतिक दबावों से तय होता है। बिल्कुल, कोई भी कदम ऐतिहासिक दोस्ती के आधार पर नहीं, बल्कि कठोर भू राजनीतिक यथार्थ से निर्देशित होता है। और यही कारण है कि ये सहयोग और असहयोग का चक्र आगे भी चलता रहेगा। सही कहा। श्रोताओं के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कभी भी पूरी तरह से काले या सफेद नहीं होते। क्या कूटनीतिक जीतें अधिक महत्वपूर्ण हैं या फिर आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी और क्षेत्रीय सुरक्षा के खतरे? हमने आपके सामने दोनों पक्षों के मजबूत साक्ष्य रखे हैं। अब ये आपको तय करना है कि आप इन तथ्यों के आधार पर क्या निष्कर्ष निकालते हैं। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।